क्या आप जानते हैं हमारे देश में हर 30-40 मिनट में एक किसान अपनी जान दे देता है और शॉकिंग बात यह है कि इसके बावजूद भी सिस्टम नहीं बदलता। एक तरफ आप 50 रुपए किलो के हिसाब से अगर टमाटर खरीदते हो तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का किसान उसी टमाटर को 2 या 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है और बीच का पैसा गायब हो जाता है, जिसकी वजह से किसान हमेशा लॉस में रहता है। ये वीडियो किसी किसान के अगेंस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सिस्टम के अगेंस्ट है जिस सिस्टम की वजह से और जिस सिस्टम की नाकामियों की वजह से हमारे देश में हर साल हजारों किसान अपनी जान दे देता है। आइए समझते हैं आज के समय पर हमारे देश का किसान किस प्रकार से ग्रसित है और किस प्रकार से इस सिस्टम की नाकामियों की वजह से उसको मेंटल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हर साल हजारों किसान अपनी जान दे देता है। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर एग्रीकल्चर मात्र एक सेक्टर नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का बेस है। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक हिस्ट्री है और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरे देश को संचालित करता है। स्कूल बुक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ का जो किसान है उसको अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी को डिटेल्स में समझते हैं तो एक ऐसी पिक्चर सामने निकल कर आती है जो कि इतना ज्यादा स्लो है, इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल है और इतना ज्यादा पेनफुल है कि जिसके बाद से किसान ग्रसित रहता है और अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। इस आज के समय पर आज भी इंडिया में लगभग 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और इसका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है पूरे देश भर में 15% से लेकर के 17% है। यानी कि दोस्तों हमारा पूरा का पूरा आधा देश काम करता है, वर्क करता है, मेहनत करता है किसान के रूप में, लेकिन जब उसका वैल्यू जनरेशन की बात आती है, इनकम जनरेशन की बात आती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो इसमें गैप देखने के लिए मिलता है। और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक लो इनकम सिस्टम में काम करती है तो एक स्ट्रेस बिल्ड होता है और ये स्ट्रेस जो होता है वो साइलेंट स्ट्रेस होता है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होता है बहुत ही ज्यादा विजिबल होता है और इस रियलिटी को नेशनल डेटा भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 2023 में हुई एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में 10,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर वर्कर्स और फार्मर्स से अपनी जान दे दी। यानी कि हर रोज दोस्तों 29 से 30 लोग मारे जा रहे हैं इस एग्रीकल्चर क्राइसिस की वजह से और इस सिस्टम की नाकामियों की वजह से। और ये एक सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पैटर्न है जो कि सिस्टम के नाकामियों को दर्शाता है। अब समझते हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का सबसे बेसिक प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, यानी कि एक तरफ ह्यूज पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, वहीं दूसरी तरफ जो इनकम है बहुत ही ज्यादा लो है, बहुत ही ज्यादा कम है। इंडिया में 85% फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। यानी कि छोटी लैंड होल्डर्स का मतलब है कि लिमिटेड प्रोडक्शन, लिमिटेड इनकम और हाई वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट्स नहीं मिलता। वहीं पर दूसरी तरफ लार्ज स्केल फार्मिंग में कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स के लिए पर यूनिट कॉस्ट हाई होता है और जब कॉस्ट हाई और इनकम लो होता है तो मार्जिन श्रिंक होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन इंडिया में इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डिपेंडेंसी हाई है और जब किसी भी सेक्टर में प्रोडक्टिविटी लो होती है और डिपेंडेंसी हाई होती है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर स्ट्रेस और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। और अब अगर हम फार्मिंग के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझें तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल बन जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि क्रॉप साइकिल के शुरू होने से पहले एक जो फार्मर होता है, एक जो किसान होता है, उसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो सीड्स के नाम पर हो या फिर फर्टिलाइजर के नाम पर या कीटनाशक दवाओं के नाम पर। स्टार्टिंग में वो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है वो भी वैराइटीज ऑफ सीड्स के लिए वैराइटीज ऑफ फंड्स वो पे करता है और इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो सीड्स के नाम पर हो। सीड्स में भी जो वैराइटीज ऑफ सीड्स होती हैं उनके अलग अलग कॉस्ट होते हैं। कुछ सीड्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, वो उससे भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स होते हैं। यानी कि दोस्तों मार्केट में मिलने वाले जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल सीड्स से काफ़ी महंगे होते हैं। वहीं पर जब फर्टिलाइजर की बात करें तो पिछले दशकों में अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर का दाम हर एक सालों में बढ़ता हुआ नजर आया है और यहाँ तक कि उसकी जो क्वांटिटी है बोरी में या फिर जो फर्टिलाइजर किसान परचेज करते हैं अपने खेतों में छिड़काव करने के लिए, फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने के लिए मिली है। और ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उनको कॉस्टली पड़ रहा है और कॉस्टली पड़ता है, जिसकी बात भी वही चीज जब फसल तैयार होती है, जब उसको मार्केट में सेल करने जाते हैं तो उनको मनचाहा प्राइस नहीं मिलता। यानी कि दोस्तों इसको आप ऐसे समझो कि अभी गेहूं के फसल का सीजन चल रहा है और एक किसान जो होता है जब इस गेहूं का फसल शुरू होता है तो उस समय वो परचेज करता है, जब गेहूं के सीड्स को परचेज करता है तो नॉर्मल जो उसके घर में रखा हुआ सीड्स होता है, जो ट्रेडिशनल सीड्स होती है, उसका कॉस्ट और जो मार्केट से वो नई सीड्स खरीद के लाता है उसके कॉस्ट में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली जो सीड्स होती है और जो नई सीड्स उनको प्रोवाइड कराई जाती है वो 3 गुना 4 गुना महंगी होती है पर केजी में। और इसकी वजह, इसके बावजूद
भी जब किसान उस सीड्स को खरीद करके लाता है और उसके बाद वो खेतों में छिड़काव करता है, उसके बाद से उसमें जितना सारा इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे फर्टिलाइजर के रूप में हो या फिर जब वो उसकी सिंचाई करता है, एग्रीकल्चर में इरिगेशन करता है, तो उसमें सिंचाई का जो पानी का पैसा होता है उसको भी वो पे करता है कहीं ना कहीं। ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से वो छिड़काव करता है दवाओं का, ताकि उसमें जो कीड़े लग जाते हैं उसको मारने के लिए। इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर यहाँ पर आप इमेजिन करो कि अगर ऐसा हो कि फिर एक जब क्रॉपिंग का टाइम आए, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है और उसी को काटने का समय आता है, उस समय पर उसकी फसल बर्बाद हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा टफ फेस होता है कि किसान के लाइफ का। अब समझते हैं किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट रिस्क को, क्योंकि एग्रीकल्चर का सबसे अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स एनवायरनमेंट है। बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो इंडिया का एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली मानसून डिपेंडेंट रहा है हमेशा से। लेकिन पिछले दशकों में रेनफॉल पैटर्न में हमको सिग्निफिकेंटली कुछ चेंज देखने के लिए मिला है, जिसमें पहला सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि टाइम पर बारिश का ना होना। यानी कि दोस्तों मानसून का टाइम पर ना आना और बारिश का समय पर ना होने की वजह से जो एक क्रॉप साइकिल होता है बारिश में उगाई जाने वाली फसलों का, उस साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी फसलों को एक उपज नहीं मिल पाती है उस लेवल की जिस लेवल की उनको चाहिए। वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी निकल कर आती है अनसीजनल रेनफॉल का, यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर बारिश हो जाना, हार्वेस्टिंग के टाइम पर रेनफॉल देखने के लिए मिलना। जैसे कि दोस्तों अभी का टाइम पर गेहूं का सीजन चल रहा है और गेहूं की हार्वेस्टिंग चल रही है, लेकिन इस समय पर अभी कुछ जगहों पर बारिश देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की फसलें बिल्कुल खराब हो गई है, सड़ने लग रही है बारिश में ज्यादा भीग जाने की वजह से। और इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है किसानों को और बहुत ज़्यादा टफ फेज होता है जब किसान को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, ये फेज आता है उनकी लाइफ में। यानी कि दोस्तों आप एक पल के लिए सोच के देखो कि आप एक किसान हो, आप एक फार्मर हो और आपने एक गेहूं की फसल लगाई है और कई महीने तक उसकी प्रोटेक्शन करी है, उसको आपने हमेशा उसकी सिंचाई करा है, उसमें फर्टिलाइजर दिया है, उसमें कीटनाशक डाले, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया सीड्स के नाम पर। और जब कई महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद जो फसल तैयार होती है, जब उसकी हार्वेस्टिंग की बारी आती है, उस समय अगर बहुत जोर से बारिश हो जाए या फिर पत्थर गिर जाए उस खेतों में, जिस खेत में जिस फील्ड में गेहूं की फसल लगी हुई है, तो आप ही सोच के देखो कि आपके साथ क्या वो फेज होगा और आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि उसकी सारी लागत जो एक किसान का सबसे ज़्यादा एक पूंजी होता है, उसके लाइफ के जरिया होता है कमाने का, उसका लाइफ का पूंजी होता है, वो पूरा पूंजी ही अगर बारिश में नुकसान हो जाए, खत्म हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप क्या उस समय फेज फील करोगे। और ऐसा ही कुछ सीन हाल के दिनों में यूपी और बिहार में देखने के लिए मिला है, जहां पर कि अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग चल रही है और यहां पर बारिश देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से हजारों ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई है। और इन सारी चीजों के पीछे का एक ही वजह निकल कर आता है क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रिस्क। क्योंकि दोस्तों अगर पिछले दशक में देखा जाए तो अब देखने के लिए हमको मिलता है कि कभी भी बारिश हो जाती है, मतलब बारिश का भी जो एक टाइम होता था, जो एक सीजन पहले होती थी कि टाइम पर बारिश होना, टाइम पर ठंडी आना, टाइम पर गर्मी पड़ना, ये भी हमको बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखने के लिए मिलता है आज के समय पर। क्योंकि अनचाहे समय पर, मतलब अगर बारिश का मौसम नहीं है तो वहाँ उस समय भी बारिश देखने के लिए मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कभी बारिश की ज़रूरत नहीं है उस समय भी बारिश हो जाती है, कभी बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस समय भी बारिश देखने के लिए मिलती है, कभी ठंडी आ जाती है तो कभी गर्मी का मौसम देखने के लिए मिलता है। मतलब जो एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट है, वो कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह से डिस्टर्ब देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी के पूरे इन्हीं क्लाइमेट पर चेंज होते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए। और समझते हैं मार्केट फेल्योर। दोस्तों फार्मिंग का सबसे फाइनल स्टेज होता है सेलिंग का, और यही सबसे क्रिटिकल स्टेज भी होता है। दोस्तों इंडिया का मंडी सिस्टम थ्योरेटिकली फार्मर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वहां पर मिडल मैन का ही कब्जा ज्यादा होता है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो फार्मर होता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता। और हमारे मार्केट में सप्लाई चेन में मल्टीपल लेयर्स होती है और सारी लेयर्स अपना अपना मार्जिन रखती है, जिसके बाद से जब वो कस्टमर तक प्रोडक्ट या सामान पहुंचता है तो उसके बाद से वो कस्टमर उसके लिए बहुत ज्यादा पे करता है। वहीं पर जो फार्मर होता है उसको लो पे आउट मिलता है, क्योंकि वो उस लेयर के वजह से अपनी मार्जिन को नहीं रख पाता। इसका रिजल्ट सिंपल है, कस्टमर हाई प्राइस देता है और लेकिन जो फार्मर होता है वो लो प्राइस रिसीव करता है। और इन सब के पीछे एक जो इंपॉर्टेंट वजह निकल कर आती है वो आती है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का वीक होना, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग का जब भी समय आता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो किसान होता है वो उसके पास स्टोरेज नहीं होता है, स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है सब्जियों को रखने के लिए, फल को रखने के लिए या किसी भी तरह का अनाज को रखने के लिए, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसको फसल को या फिर उस सब्जी को, उस फ्रूट को बेचना पड़ता है, जिसके बाद से वो अपना मार्जिन नहीं रख पाता। दोस्तों फार्मिंग क्राइसिस एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक इंटरकमिटेड फेल्योर है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो है एक दूसरे से
एक चेन के रूप में कनेक्टेड। और जब तक इन सारे फैक्टर्स पे, इन सारे चेन्स पे और सारे वीक इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसानों के लिए वर्क नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं देगी, तब तक हमारे देश के अंदर जो फार्मिंग में क्राइसिस मचा हुआ है ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, इंडिया का फ्यूचर सिर्फ सिटीज में डिसाइड नहीं होता, बल्कि वो फील्ड में डिसाइड होता है जहाँ पर कि हमारे देश का एक किसान खड़ा होता है। और अगर वो किसान स्टेबल है तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल है। और अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो ये एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर सिस्टम में गैप एग्जिस्ट करता है। और जब तक उस गैप को समझा नहीं जाता तब तक चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है और चेंज उसके बाद आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर चालू करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।